2022 के छठवें सेट के भाग 5 पे आते हैं और तीसरे का घा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है और हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो हड़ताल ना होने तथा हड़ताल होने दोनों ही स्थितियों में कार्य पूरा होना है और जब हड़ताल नहीं हुई है तब कार्य पूरे होने की प्रायिकता 0.80 है और जब हड़ताल हुई है तब कार्य पूरा होने की प्रायिकता इसमें 0.32 है। तो इसको हम नाम देते हैं, कोई अपना ए बी करके पी क्यू करके, लेकिन कैपिटल में ही नाम देते हैं। यहाँ पे हम ए बराबर नाम देते हैं जो हमसे पूछा गया है शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे ए बराबर शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की घटना, और हमसे उसने पूछ रखा है शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। इसका मतलब हमसे उसने पीए का मान पूछा है और बी नाम देते हैं जो हमें उसने दिया, और हमें दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे बी बराबर हड़ताल होने की घटना, और हड़ताल होने की प्रायिकता उसने पीबी का मान दिया है 0.65। हड़ताल होने की प्रायिकता पीबी हम हड़ताल ना होने की निकाल लेते हैं, पीबी बार ना होने की बार लगा देते हैं, पीबी बार हड़ताल होने और ना होने दोनों का योग 1 होता है। अगर हड़ताल होने की दी गई और ना होने की पूछी गई तो हम 1 से घटा देंगे 0.65, तो हमारा आएगा 1 से जब घटेगा 0.35 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हड़ताल जब नहीं हुई है तब हड़ताल ना होने पर कार्य समय से पूरा होने की प्रायिकता हमें 0.80 दी है, और जब हड़ताल हुई है, हड़ताल ना होने के बाद यदि हड़ताल हुई है तब भी कार्य समय से पूरा होने की प्रायिकता हमें 0.32 दी है। इसको लिखने का तरीका ये है, पी जब हड़ताल ना हुई हो, ना होने का मतलब उस पर बार लगाएंगे, पी बी बार, इसमें पी बाहर लिखेंगे, बी बार का मतलब जब हड़ताल ना हुई हो और कार्य समय से पूरा हुआ हो उसे ए ऊपर लिखेंगे। तो हड़ताल ना होने पर भी कार्य समय से पूरा होने की जो प्रायिकता दी है 0.80 दी है। और दूसरी कंडीशन में हड़ताल हुई है और हड़ताल होने में हमने बी सिंबल दिया है। हड़ताल होने पर भी कार्य समय से पूरा हुआ है, हड़ताल होने पर भी कार्य समय से पूरा होने की जो प्रायिकता हमें दी है वो 0.32 दी गई है। इसके बाद हमसे उसने पूछ रखा है कि शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण हो जाना चाहिए, उसकी प्रायिकता पूछी। इसका मतलब हमसे उसने पीए का मान पूछा है। तो यहाँ पीए का मान निकलेगा दो कंडीशनों में। एक कंडीशन ये होगी कि हड़ताल हो भी सकती है और नहीं भी। जब हड़ताल हुई होगी तब कंडीशन क्या बनेगी और हड़ताल जब नहीं होगी तब कंडीशन क्या बनेगी। तो लिखते हैं यहाँ पे, यदि हड़ताल हुई है यानी पी बी, ना होती तो बार लगाते, यदि हड़ताल हुई है और हड़ताल होने पर भी कार्य समय से पूरा हुआ है, हड़ताल भी हुई है और हड़ताल होने पर भी कार्य समय से पूरा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है हड़ताल ना हुई हो और के लिए इंटू लगाएंगे, और हड़ताल ना होने पर भी कार्य समय से पूरा हुआ है। कंडीशन इसमें बनेगी पी ए बराबर, यहाँ पी बी का मान हमें दिया है, पी बी का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 0.65, और पी ए बटे बी का मान हमारे पास है, पी ए बटे बी का मान हमारे पास 0.32 है, प्लस पी बी बार का मान हमारे पास 0.35 है, 0.35, और पी ए बटे बी बार का मान हमारे पास 0.80 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसको रफ में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.65 का मल्टीप्लाई 0.32 में करते हैं। पहले 2 का करते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13। अब 3 का करते हैं, 5 तियाँ 15, हाथ से लेकर आया, 6 तियाँ 18, 1 19, ये हमारा रिजल्ट है। जोड़ते हैं 0, 5 3 8 और 9 1 10, हाथ से लेकर आया, यहाँ पे 2 हो गया। इसके बाद दूसरे हमारे पास 0.35 का मल्टीप्लाई हम 0.80 में करते हैं। तो जब 0 का करेंगे तो दोनों 0 रहेंगे, 8 का करेंगे 8 5 40, हासिल 4 आया,
और 8 त्रिका 24 और 24 4 28 होगा। इनको ऐड करेंगे 0 0 और 8 और 2। अब हमारे पास ये रिजल्ट आया पी ए बराबर, और ये ध्यान दिया जाए यहाँ पे 2 अंक ये 2 अंक ये, 4 अंक के बाद दशमलव लगना है तो 4 अंक हमारे पास है, आगे एक 0 लगा लेते हैं। यहाँ भी 2 और 2 4 अंक के बाद लगना है, 4 अंक है, आगे 0 लगा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आया 0.2080 और प्लस 0.2800। इन दोनों को ऐड किया जाए 0.2800 ऐड करेंगे तो 0 से 0, 8 से 8 होगा, 8 से 8 होगा और 2 2 4 होगा, दशमलव है आगे 0। तो रिजल्ट हमारा आएगा इन दोनों का ऐड होके 0.4880 और यही हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन चौथे का नंबर, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब 0 से 90 तक हमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, इनके 0 से कम नहीं 90 से अधिक नहीं लेना है, वो भी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तथा जी एक्स बराबर एक कॉस एक्स द्वारा प्रदत्त एक और फलन दिया गया है जी सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यानी 0 से कम नहीं 90 से अधिक नहीं, लेकिन 0 और 90 दोनों इसमें शामिल रहेंगे, ये भी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। इन पर विचार कीजिए तथा एफ तथा जी एक ही एक फंक्शन हमें जो एफ दिया गया है यानी वो एक ही है और एक जी दिया गया वो भी एक ही है, परंतु इनका जो योग है एफ और जी का वो एक ही नहीं है। बात करें फलन, पहले हम एफ एक्स की बात करें। एफ एक्स बराबर हमारे पास यहाँ पे एक साइन एक्स है। देखा जाए तो हमें यहाँ पे दिया है एफ के लिए, फंक्शन एफ के लिए दिया गया है, फंक्शन एफ के लिए दिया गया है कि क्लोज इंटरवल 0 to π/2, 0 से 90 तक हम कुछ भी लेंगे तो उसमें फलन हमारा एक ही होगा, क्योंकि एक से एक ही नया मान आएगा। जो हमें टेबल में मान याद हैं उन हम मेन मानों को उठाते हैं। जैसे हम 0 लेते हैं तो 0 से साइन 0 का मान 0 ही आएगा, और जैसे ही हम 0 के आगे 30 लेते हैं तो 30 पर साइन 30 का मान 1/2 आता है। आगे 45 लेते हैं तो 45 से भी हमारा मान इसका 1/√2 आएगा। यदि हम 60 अंश लेते हैं तो उसका मान √3/2 आएगा। 90 लेते हैं तो उसका मान साइन 90 का मान हमारे पास 1 आएगा। इसलिए 0 से 90 तक जाने में हमारा अवयव 1 से 1 ही कनेक्ट होगा। यदि 0 से 180 तक कहाँ होता है या और आगे तक कहाँ होता है, जैसे हमने 180 यहाँ पे लिया, 180 लिया तो साइन 180 का मान भी 0 होता तो हमारा फिर एक ही नहीं होता। साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, उस टाइम हमारा एक ही नहीं होता। लेकिन 0 से 90 तक 1 से 1 ही अवयव कनेक्ट होगा, इसलिए 0 से 90 में हमारा फलन एक ही होगा। इसी प्रकार कॉस भी 0 से 90 तक में हर एक मान का एक नया मान होगा, 1 से 1 ही कनेक्ट होगा, वो भी फलन एक ही होगा। तो लेकिन इनको मिलाने पर बात करें, अगर इनको मिलाया जाए, एक फंक्शन साइन एक्स हमारे पास है और एक फंक्शन कॉस एक्स है, इनको मिलाया जाए और इन दोनों को ही 0 से 90 में देखा जाए तो एक ही नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 0 लेंगे तो साइन, यदि 0 लिया तो साइन 0 का मान भी 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका रिजल्ट निकल के 1 आएगा। अगर हमने 90 ले लिया तो साइन 90 का मान 1 होगा और कॉस 90 का मान 0 होगा, तो 90 से भी 1 आएगा, तो हमारे दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब बने। इसलिए ये 0 से 90 में दोनों को मिला के एक ही नहीं होगा, लेकिन अलग अलग 0 से 90 में दोनों ही एक ही होंगे। अब इनको हमें लगाना कैसे है देखते हैं आगे। इसको रब करते हैं और इसको लगाना कैसे हमें एग्जाम में उस तरीके से लिखा जाए। तो क्वेश्चन पहला फलन हमें दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स। हम एक के लिए fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। यदि हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो फलन एक ही होगा। हम fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे और यदि fx1 बराबर x2 प्राप्त हो गए तो हमारा फलन एक ही होगा। तो सबसे पहले हम fx1 निकालते हैं, तो fx1 जहाँ पर x वहाँ हम x1 रखेंगे, बोलेंगे साइन x1 होगा। fx2 रखेंगे यहाँ जहाँ x वहाँ fx2 यानी साइन x2 हो जाएगा। हम fx1 और fx2 निकाल चुके हैं। अब हम fx1 और fx2 को बराबर करेंगे, यानी fx1 हमारे पास है साइन x1, fx1 और fx2 को बराबर करते हैं। fx1 का मान हमारे पास साइन x1 है, fx2 का मान हमारे पास साइन x2 है। साइन से साइन हट जाएंगे, यहाँ x1 बराबर x2 आ चुका है, अतः फलन f हमारा एक ही होगा। अतः फलन f एक ही होगा। इसी प्रकार दूसरे फलन g पर आते हैं। दूसरा फलन हमें gx का मान दिया गया है, gx बराबर दिया गया है
कॉस एक्स, इसमें भी हम gx1 निकालते हैं। gx1 का मतलब कॉस x1, gx2 का मान निकालते हैं, gx2 का मतलब कॉस x2, और gx1 को और gx2 को अब हम बराबर करेंगे। तो gx1 का मान हमारे पास cos x1 है, gx2 का मान हमारे पास cos x2 है। cos से cos हटेगा, x1 बराबर x2 आ चुका है, अतः हमारा दूसरा फलन g भी एक ही होगा, अतः फलन g एक ही होगा। इसके बाद उसने आगे कहा है कि लेकिन परंतु f प्लस जी जब दोनों को मिला दिया जाता है तब वो एक ही नहीं होगा। अब हम दोनों को मिलाते हैं, f प्लस जी, f मीन पहला फंक्शन हमारे पास साइन x है, और g मीन दूसरा फंक्शन हमारे पास cos x है। अब हम इसमें f प्लस जी के बाहर लिखते हैं हम x1 निकालेंगे, f प्लस जी x1 का रिजल्ट आएगा साइन x1 प्लस cos x1। उसी प्रकार हम f प्लस जी x2 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे साइन x2 प्लस कॉस x2। इसके बाहर भी x होता है, लिखे या ना लिखे, f प्लस जी आउट ऑफ x होता है। इसके बाद हम दोनों को बराबर करेंगे, f प्लस जी x1 बराबर करेंगे f प्लस जी x2 को। f प्लस जी x1 का मान हमारे पास साइन x1 प्लस कॉस x1 है, और इसका मान हमारे पास f प्लस जी x2 का मान साइन x2 प्लस कॉस x2 है। डबल पार्ट होने के कारण हम साइन से साइन, कॉस से कॉस हटा नहीं सकते हैं, अकेला पार्ट होता था हटा सकते थे। इसके बाद हम साइन वाले एक तरफ करेंगे, कॉस वाले एक तरफ करेंगे, तो हम साइन x1 माइनस साइन x2 होगा। उस तरफ हमारे पास कॉस x2 है और कॉस x1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फार्मूला यहाँ बनने वाला है साइन सी माइनस साइन डी का, और यहाँ बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमारा होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी मतलब x1 डी मतलब x2, तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी सी मतलब x1 डी मतलब x2 बटे में 2। इस तरफ हमारा फार्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, यानी x1 माइनस x2 अपॉन 2 से हम यहाँ पे 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। दोनों साइड से हम x1 माइनस x2 अपॉन 2 साइन, ये दोनों सेम होने के कारण हम इनको भी काट सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ बचा cos x1 प्लस x2 अपॉन 2, उधर हमारे पास बचा साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। यदि हम cos को बटे में ले जाएं तो इधर एक बचेगा, या साइन को बटे में लाएं तो भी उधर एक बचेगा। तो cos x1 प्लस x2 बटे 2 के बटे में लाते हैं हम साइन x1 प्लस x2 बटे 2, और उधर हमारे पास बचेगा 1, और cos बटे साइन रिजल्ट होता है cot, तो इसे लिखेंगे cot x1 प्लस x2 बटे 2, और बराबर में 1 हमारा 10 पाई बाई 4 का मान होता है। तो हम इसे सेम बनाते हैं, तो एक काम करते हैं, 10 पाई बाई 4 का मान भी होता है, कॉट पाई बाई 4 का मान भी होता है, तो दोनों तरफ सेम करते हैं। तो 10 की जगह हम कॉट ही रखते हैं, कॉट 45, कॉट से कॉट हट जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर में यहाँ पाई बाई 4 है। 2 से काटते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे x1 प्लस x2 का जो रिजल्ट आएगा वो पाई बाई 2 आएगा। तो x1 बराबर बात करें तो आएगा पाई बाई 2, x2 उधर जाएगा माइनस का, तो हमारा x1 और x2 दोनों बराबर नहीं आए। यदि आए होते तो एक ही होता, तो लिखेंगे चूंकि x1 नॉट इक्वल x2, इसलिए f प्लस जी फलन एक ही नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। उसने कहा था सिद्ध करिएगा जो फलन एफ एक्स जो साइन एक्स है वो एक ही है, मीन्स फलन एफ एक ही है, फलन जी एक ही है, परंतु दोनों का योग एक ही नहीं है। तो जिस टाइम हमने अलग सोल्यूशन किया एफ एक्स बराबर साइन एक्स को, तो 0 से 90 तक अगर कोई मान लिया जाएगा तो 1 से 1 ही कनेक्ट होगा, तो बिल्कुल एक ही होगा।
कॉस भी 0 से 90 तक में एक से एक ही मान कनेक्ट होगा, वो भी एक एक ही होगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो 0 पर भी एक मान आएगा और 90 पर भी एक ही मान आएगा, तो दोनों से एक दोनों अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आएगा, इसलिए वो एक एक ही नहीं होगा। बाकी हमने देखा कि हम f(x1) बराबर f(x2) करके भी लगाए इसको, तब भी x1 बराबर x2 आया, तो f एक एक ही होगा। इसमें भी हम x1 बराबर x2 लेके चले, x1 बराबर x2 आया तो एक एक ही हुआ। जब दोनों को मिलाया गया तो उस टाइम हमने जब सोल्यूशन किया तो उस टाइम हम दोनों को कॉट की जगह टेन भी बना सकते थे, हम कॉस को बटे में ले जा सकते थे, साइन बटे कॉस यहाँ 10 होता है तो हम 10 45 रखते, तो वहाँ 10 से 10 हटाते, यहाँ हम कॉट से कॉट हटा दिया, तो यहाँ पे हमारा x1 बराबर x2 नहीं आया। अगर हमारे पास ये π/2 ना होता, ये माइनस चिन्ह ना होता, तो x1 बराबर x2 आ गया होता। यहाँ पे हमारे कुछ x1 और x2 के अलावा भी कुछ और भी बच रहा है, इसलिए x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f प्लस g जो फलन है हमारा एक एक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का खा नंबर, सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां ए वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप की योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए पूछा गया है। मात्रक सदिश पूछ सकता है, इकाई सदिश पूछ सकता है, एकक सदिश पूछ सकता है। किसी सदिश का, मान लिया कोई सदिश ए है, ए वेक्टर है, उसका एकक सदिश पूछा जाए तो समझ जाना कैप पूछा गया, फार्मूला होता है ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ उसी का मापांक। हमें यहाँ पे दो सदिश दिए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, दोनों का योगफल, तो एक सदिश ए हुआ दूसरा बी हुआ, दोनों का योगफल ए प्लस बी हुआ। इनको एक छोटा सा कोई नाम देते हैं सी वेक्टर, दोनों को हटा के सी नाम दे दिया, तो इनके योग की दिशा में मात्रक सदिश यानी ए और प्लस बी को हमने एक सी नाम दिया, तो सी का कैप निकाला जाए और फार्मूला सी वेक्टर बटे मॉड ऑफ सी वेक्टर का प्रयोग किया जाए। तो आते हैं सवाल में, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है ए वेक्टर का मान दिया गया है, ए वेक्टर का मान दिया गया है 2i कैप और प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, और बी वेक्टर का मान हमें दिया गया है 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि योग कहा है, अगर अंतर कहता तो घटाते, तो दोनों का योग कहा है, हम दोनों सदिशों को जोड़ेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप है, प्लस दूसरा सदिश है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। यदि घटाना होता, माइनस होता, तो हम पीछे वाले सदिश के सभी चिन्ह बदल देते। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर i से i जोड़ा जाए, 2 और 2 मिलके हमारे पास 4i हो जाएंगे। इसके बाद j वाले हमारे पास 2j में एक j जोड़ेंगे तो 3j हो जाएगा यहाँ पे, और 5k से 3k कम होगा, माइनस का यहाँ पे 2k बचेगा। अब हम a प्लस बी जो हमने दो सदस्यों का योग निकाला है, इसको हम एक छोटा नाम देते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हटा के हम सी वेक्टर चलाएंगे। तो यहाँ सी वेक्टर का जो रिजल्ट आया है वो आया है 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। अब हम सी वेक्टर का मापांक भी निकालेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा सी कैप आ जाए, मात्रक सदिश आ जाए। तो हम इसका मापांक सी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। अंडर रूट मापांक निकालने का तरीका होता है अंडर रूट के गुणा में जो भी उसका वर्ग किया जाए, 4 का वर्ग 16 होगा, बीच में प्लस ही लगाया जाए, जे के गुणा में 3 का वर्ग 9 होगा, बीच में प्लस ही लगाया जाए, के गुणा -2 और -2 का वर्ग भी प्लस का 4 होगा, इनको जोड़ा जाए, 16 4 20, 20 में 9 और जोड़ेंगे तो 29 होगा। ये मापांक आ गया, लिखेंगे इसलिए मात्रक सदिश, हमसे योग की दिशा में मात्रक सदिश पूछा है, तो हमसे उसने सी कैप पूछा है, फार्मूला होगा सी वेक्टर बटे मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मान हमारे पास जो है 4i कैप है, प्लस का 3j कैप है, माइनस का 2k कैप है, उसी का मॉड अंडर रूट 29 है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौथे का ग नंबर, और एक त्रिभुज का हमें एक बिंदु जो दिया है, हमने इसको ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया, इसे सी नाम दिया। ए का जो निर्देशांक है हमारे पास 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप है। बी के हमारे पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस के 5k कैप है, और सी हमारे पास 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप है। अब हम इनकी तीनों की भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे और बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, तीनों लंबाइयों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करेंगे, और शेष दोनों भुजाओं को भी वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर दोनों ही रिजल्ट बराबर आते हैं तो समकोण होगा। तो सबसे पहले हम इसमें जब बिंदु लिखा हो, स्थित सदिश लिखा हो, और उसको हम नाम बिंदु ओ
ए को ओ ए लिखेंगे, अगर स्थित सदिश है तो ए को भी ओ ए लिखना है, ओ के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष लिखना होता है। ओ ए का मान हमें 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप दिया है। बी जो बिंदु है उसे ओ बी लिखेंगे, ओ बी वेक्टर बराबर होगा आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। तीसरा ओ सी वेक्टर बराबर होगा 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। अब हम तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे ताकि उसकी लंबाई निकल पाए। तो जिस टाइम हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो उसका रिजल्ट होगा ओ बी माइनस ओ ए, यानी पीछे वाले से आगे वाले को घटाना होगा, ओ बी से ओ ए को घटाना होगा। तो ए बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो ओ बी का मान पहले रखेंगे, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस के बाद ओ ए रखेंगे। माइनस होने के कारण हम ओ ए के सभी चिन्ह बदल देंगे, 2i माइनस का कर देंगे, जे भी प्लस का कर देंगे और के माइनस का कर देंगे। जो प्लस है उसे माइनस कर दिया जाए, जो माइनस उसे प्लस कर दिया जाए। तो जो ए बी का रिजल्ट आएगा, आई से आई जोड़ेंगे, 2i से एक आई जाएगा तो माइनस का आई होगा, माइनस के 3j से एक जे जाएगा, माइनस का 2j होगा, माइनस का 5k माइनस का k मिलके माइनस का 6k होगा। ये हमें ए बी वेक्टर मिला। ए बी वेक्टर के बाद हम इसकी लंबाई निकालेंगे, तो ए बी का मॉड निकालेंगे। मापांक का मतलब अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, जे के गुणा माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4 और के गुणा माइनस 6 का वर्ग प्लस का 36 होगा। और जोड़ेंगे सबको 36, 40 और 41, रिजल्ट इसका 41 है। इसी प्रकार जैसे हमने ए बी निकाला है उसी प्रकार हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी की भी लंबाई निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर को जब निकालेंगे तो पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है, यानी ओ सी से ओ लगा के पीछे वाले में ओ लगाना है, फिर माइनस लगाना है, आगे वाले में भी ओ लगाना है, ओ बी, यानी ओ सी से ओ बी को घटाना होगा। और ओ सी का मान हमारे पास यहाँ पे है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। उससे हम ओ बी घटाएंगे तो ओ बी के हम डायरेक्ट सभी सिंबल बदलेंगे। आई होगा माइनस का, 3j होगा हमारा प्लस का और 5k भी होगा हमारा प्लस का। आई से आई, जे से जे और के से के जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3i से 1i जाएगा तो यहाँ पे 2i बचेंगे, 2i बचा यहाँ पे। माइनस के हमारे पास यहाँ पे 4j हैं और j यहाँ पे प्लस के 3j हैं, 4j से 3j जाएगा तो माइनस का एक j बचा। के हमारे पास माइनस के 4k हैं, प्लस के 5k हैं, 5k से 4k जाएगा, प्लस का एक k बचा। अब इसकी हम लंबाई निकालते हैं, मतलब मापांक निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4, जे के गुणा माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, के गुणा 1 का वर्ग 1, रिजल्ट आया 4 और 5 और 1 6 आया। इसी प्रकार हम तीसरे का निकालते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, नंबर आया सी ए या ए सी। सी ए और ए सी में से किसी को भी लिख सकते हैं। हम इसमें सी ए लिखते हैं, सी ए को लिखेंगे ओ ए माइनस ओ सी। तो सी ए वेक्टर बराबर ओ ए से, ओ ए का मान हमारे पास है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप माइनस ओ सी के डायरेक्ट सभी चिन्ह बदले जाएं। 3i होगा माइनस का और 4j माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और 4k माइनस का ये भी हो जाएगा प्लस का। अब i से i, j से j और k से k जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2i हमारे पास प्लस का, 3i माइनस का घटाएंगे तो माइनस का एक i बचेगा। j हमारे पास 4j प्लस के हैं, एक j माइनस का है, 4j से एक j जाएगा तो प्लस के 3j बचेंगे। के हमारे पास 4k, ये के मिलके 5k होंगे। अब इसका हम मॉड निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई मापांक का मतलब अंडर रूट के अंदर आई गुणा माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 9 1 10 और 10 25 जोड़ेंगे यहाँ पे 35 आया। इसके बाद हम तीनों की लंबाइयाँ निकाल चुके। तीनों में सबसे बड़ी जो लंबाई वो ए बी की आई है, तो हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, यानी सबसे बड़ी भुजा जो हमारे पास आई है वो आई है अंडर रूट 41, मतलब मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी का वर्ग करेंगे और जो दो छोटी भुजाएं हैं उनको भी वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी मॉड ऑफ बी सी का वर्ग और प्लस मॉड ऑफ सी ए का वर्ग। मॉड ऑफ ए बी का अंडर रूट 41 उसका वर्ग करेंगे और मॉड ऑफ बी सी का मान जो आया अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे और मॉड ऑफ सी ए उसमें अंडर रूट 35 का वर्ग करेंगे। स्क्वायर से अंडर हटेगा 41 आएगा, स्क्वायर से अंडर हटेगा 6 आएगा, स्क्वायर से अंडर हटेगा 35 आएगा। तो 41 और 35, 6 41 दोनों साइड बराबर हैं। अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अतः
दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे के घा पे आते हैं। एक संबंध r बराबर a, b बिलोंग्स टू z क्रॉस z दिया है a माइनस b और 7 से विभाजित है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। दिखाइए कि r एक संक्रामक है। संक्रामक की कंडीशन होती है कि जो संबंध a का b के साथ दिया जाए, a का रिलेशन b के साथ जो दिया जाए वही सेम रिलेशन b का c के साथ माना जाए। यदि वही रिलेशन a का c के साथ प्राप्त हो जाए तो वो संक्रामक संबंध होता है। जो संबंध a का b के साथ दिया जाए वही संबंध b का c के साथ माना जाए। यदि वही संबंध a का c के साथ प्राप्त हो जाए तो संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पे a का संबंध b से, a का रिलेशन r b के साथ इस प्रकार से दिया गया है कि a माइनस b 7 से विभाजित है, ये हमें दिया गया है। और यही सेम संबंध हम b का c के साथ मानेंगे। हम b का भी संबंध c के साथ यही मानेंगे कि जब b से c घटता है वो भी 7 से विभाजित है। तो इसको साइड में समझते हैं। हमने a और b का मान कुछ मान लेते हैं। सपोज a का मान हमने 21 मान लिया और b का मान हमने यहाँ पे 14 मान लिया। और a से यदि b घटाएं तो 7 से कटना चाहिए, ये दिया गया है कि जब a से b घटे तो 21 से 14 घटने पर हमारे पास 7 आएगा और 7 बिल्कुल 7 से कट जाएगा। तो ये हमें दिया गया है। और वही सेम संबंध b का c के साथ माना जाए तो b तो हमारे पास 14 है, तो c को कुछ ऐसा माना जाए कि b से जब c घट जाए तो भी वो 7 से कटे, तो हमने c को नाम 7 दे दिया। ऐसा भी कोई भी पूर्णांक पूर्ण संख्या, उसने बोला है पूर्ण संख्याएं कोई भी ले सकते हैं, तो c का मान हमने 7 ले लिया। अब हम b से c को घटाते हैं। जब b से c को घटाते हैं, b का मान हमारे पास 14 है, c का मान 7 है, 14 7 घटेगा और ये 7 भी हमारा 7 से बिल्कुल कटेगा। तो उन्हीं संख्याओं में a और c घटने के बाद भी 7 से कटना चाहिए। तो a हमारे पास a माइनस c निकालते हैं, 21 से 7 घटाते हैं, 14 बचेगा और 14 भी बिल्कुल हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख दिया जाए कि a माइनस बी 7 से विभाजित, उसे a रिलेशन b लिखा गया, b माइनस c 7 से विभाजित, उसे b रिलेशन c लिखा गया। तो हम इसको आगे एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं और लिख देते हैं एडिंग मीन जोड़ने पर दोनों को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे a माइनस बी है, उसको जोड़ेंगे b माइनस सी के साथ। हम a रिलेशन b लेके चले थे, b रिलेशन c हमने माना था, हमें a रिलेशन c a आर सी ये हमें लाना होगा। तो यहाँ पे b से b कट जाएगा हमारा, सॉरी b से b कट जाएगा, ये हमारे पास c यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास a माइनस सी, जिस्ट a भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित है। हम उदाहरण के तौर पे पीछे साइड में देख चुके हैं। तो जब a माइनस बी को a रिलेशन b लिखा गया, b माइनस सी को b रिलेशन c लिखा गया, उसी प्रकार a रिलेशन c को हम भी a रिलेशन c ही लिखेंगे। a रिलेशन b हमें दिया था, b रिलेशन c हमने माना था और a रिलेशन c भी 7 से विभाजित आया, लिखेंगे अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध होगा। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा।